हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के एमसीक्यूज पार्ट 2। अभी तक लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे थे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। आज के इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। भूस्खलन अधिकतर किस क्षेत्रों में होते हैं? तो आप सभी को पता है कि लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो बाढ़ का मुख्य कारण है अत्यधिक वर्षा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही डिजास्टर मैनेजमेंट में आते हैं। आपको इन क्वेश्चन पे लीड लेनी है, मतलब बहुत ही आसान वाले सवाल आपके अगर गलत हुए तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान देना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि जिसे डीडीएमए कहा जाता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? हमने देखा था कि एनडीएमए का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो जिले का जो प्राधिकरण है, प्रबंधन है आपदा का, वो करता है डीएम। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप का केंद्र यानी फोकस कहाँ पर होता है? तो ये सभी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, तो आई होप आप सभी को पता होगा कि ये पृथ्वी के अंदर स्थित होता है। ठीक है, तो आपका जो भूकंप का केंद्र होता है वो पृथ्वी के अंदर है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट जवाब था। महामारी किस श्रेणी की आपदा है? ये प्रश्न पीवाईक्यूज का है। ठीक है, जिस एग्जाम में इसका सिलेबस ऐड हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन बना था कि महामारी किस श्रेणी की आपदा है। तो एक जो है वो बायोलॉजिकल इसको माना जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन की कैटेगरी में इसको बायोलॉजिकल वेपन माना जाता है। जैसे कि वायरस वगैरह आप यूज़ कर मतलब कंट्रीज कर देते हैं, तो इस तरह से इसे जैविक श्रेणी में रखा जाता है। आपदा प्रबंधन का पहला चरण क्या होता है? तो आपदा प्रबंधन का पहला चरण मिटिगेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा बाद के चरणों में पुनर्वास, राहत और पुनर्निर्माण आते हैं। तो फर्स्ट साइकिल क्या है? मिटिगेशन। आप मिटिगेशन का प्रयास करेंगे, आपदा के न्यूनीकरण का या फिर शमन का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैविक खतरा का उदाहरण है? बायोलॉजिकल हमने देखा था, एक तरह तो जैसे वायरस का आउटस्प्रेड होता है, या फिर आप कहें जैसे रिसेंट की घटना में कोविड-19 है ना, एक तरह के वायरस का आउटब्रेक था, तो ये एक जैविक खतरा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखें तो आग किस प्रकार की आपदा है? तो आग जो है बहुत सारे शॉर्ट सर्किट से या फिर अन्य चीज़ों से लग जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक भी हो सकती है, जैविक भी, जैविक आप कह सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टेक्निकल प्रकार की मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंटल फेल्योर्स या फिर शॉर्ट सर्किट, इन सब चीज़ों के कैटेगरी में आग को एक टेक्निकल आपदा मानी गई है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि आग को किस प्रकार का आपदा माना गया है? तकनीकी आपदा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, सुनामी किस कारण से आती है? तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सुनामी की डिफिनीशन में ही है कि समुद्री में वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी फूटने समुद्र के अंदर या जो समुद्री भूकंप के कारण ये घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिटिगेशन का क्या अर्थ होता है? तो मिटिगेशन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को कम करना, शमित करना, यानी जोखिम को कम करना से संबंधित है ये। ठीक है, मिटिगेशन। उसके बाद एनडीएमओ में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो उसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम निर्धारित है 9। ठीक है, 9 आपको ध्यान रखना है। जो हमारा एनडीएमए एक्ट है 2005 का, उसके हिसाब से सेक्शन 3 है उसका। ठीक है, सेक्शन 3 के अंतर्गत एनडीएमए बनाई जाती है, जिसका प्रेसिडेंट देश का प्रधानमंत्री होता है, और उसमें मैक्सिमम 9 मेंबर हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? ठीक है, तो ये स्टेट और सेंटर के कोऑपरेशन पे बेस्ड है, तो ये बनाया गया था आर्टिकल 248 के बेस पे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको याद रखना है 248 के बेसिस पे इसको बनाया गया है। बाढ़ नियंत्रण का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, तटबंध बनाना, वृक्षारोपण करना, बांध बनाना या भूमिगत विस्फोट करना।
तो ऑप्शन से क्लियर है कि भूमिगत विस्फोट करना बाढ़ नियंत्रण का उपाय नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ करते हैं, किसे स्लो ऑनसेट डिजास्टर कहा जाता है? तो स्लो डिजास्टर इसमें से आप देख सकते हैं ये सभी सडन होने वाले हैं, अचानक से होने वाले हैं, और वहीं पे सूखा जो है धीरे धीरे जमीन को अपने चपेट में लेता है। ठीक है, क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं, आपदा के बाद पुनर्निर्माण किस चक्र में आता है? तो आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण होता है वो पुनर्वास के चक्र में यानी रिहैब के चक्र में आता है। ठीक है, उसके बाद आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो उद्देश्य होता है किसी भी प्रकार के नुकसान को मिनिमाइज करना। ठीक है, जिससे कि जो नुकसान हो वो कम से कम हो। किस राज्य में चक्रवात सबसे अधिक आते हैं? भारत के किस राज्य में चक्रवात सबसे अधिक आते हैं? तो भारत का राज्य ओडिशा चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन बहुत ईजी थे क्योंकि समुद्र के किनारे इसमें हिमाचल का तो बॉर्डर लगता ही नहीं है, पंजाब का भी नहीं लगता है, राजस्थान का भी नहीं लगता है, तो ओडिशा ऐसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत में भूकंप क्षेत्र के कितने जोन बांटे गए हैं? तो भारत में भूकंप जोन के 4 क्षेत्र हैं। ठीक है, इसको अभी अपडेट किया गया है, लेकिन एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं उसमें आपको आंसर ध्यान रखना है 4 था। जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक PYQ है, इस हिसाब से उसका आंसर 4 था। ठीक है, अभी की डेट में भूकंप जोन में भारत में श्रेणी 6 भी जोड़ा गया है। अब तक भारत में 5 ही भूकंप जोन थे, पहली बार 6ठा इंट्रोड्यूस किया गया 2025 के अंतर्गत ही। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपका आंसर 5 हो जाएगा, लेकिन ये PYQ जो क्वेश्चन था उसमें इसका करेक्ट आंसर 4 था। ठीक है, आगे चलते हैं, औद्योगिक आपदाओं का उदाहरण क्या है? इनमें से गैस का रिसाव, सूखा, बाढ़, चक्रवात। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गैस रिसाव एक प्रकार का औद्योगिक आपदा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, तो राहत शिविर किस चरण में लगाए जाते हैं? तो राहत शिविर जो होते हैं वो लगाए जाते हैं प्रतिक्रिया के चरण में। ठीक है, जब आपदा हुई होती है या आपदा चल ही रही होती है उस समय जब राहत शिविर लगाए जाते हैं वो प्रतिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, रिएक्शन वाले टाइम में आते हैं। ठीक है, आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त इनमें से क्या है? पेट्रोल, रेत, केरोसिन या गैस? तो ऑब्वियस सी बात है, रेत सबसे सही उदाहरण होता है आग को बुझाने के लिए। ठीक है, हमने इससे पहले देखा था कि आग किस प्रकार की आपदा है, तो आपको ध्यान रखना था टेक्निकल है ना, ये चीज़ तकनीकी प्रकार की आपदा मानी गई थी। आइए आगे चलते हैं, जिला स्तर पर आपदा के लिए योजना कौन बनाता है? तो जिला यानी डिस्ट्रिक्ट स्तर पे कौन बनाएगा? DDM में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका हेड कौन होता है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, बताइए, हमने डिस्कस भी किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या अर्थ होता है? कैपेसिटी बिल्डिंग का अर्थ होता है क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सूखा किससे जुड़ा है? तो सूखा कम वर्षा से संबंधित है, ये ऑप्शन से ही क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा के समय प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? आपदा के समय जो मेडिकल हेल्प होती है, मेडिकल सपोर्ट जो होती है, वो एक तरह की प्राथमिक आवश्यकता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें, तो रेजिलियंस वर्ड का क्या अर्थ होता है? तो रेजिलियंस वर्ड आपके सहनशीलता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सभी डिजास्टर मैनेजमेंट के की वर्ड्स हैं जो इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। रेड अलर्ट किससे संबंधित है? तो रेड अलर्ट हाई रिस्क से संबंधित यानी उच्च खतरा। तो रेड अलर्ट का संबंध उच्च खतरे से है। 38 की बात करते हैं, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक खतरा किस चीज़ का होता है? तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वहाँ पे प्रदूषित जल के कारण महामारी आने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी को समवर्ती सूची के अंतर्गत यानी कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके अंतर्गत NDMA भी था, ठीक है, SDMA भी है मतलब स्टेट लेवल पे, और DDMA भी है। ठीक है, DDMA डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, तो हर स्तर पे है, तो जाहिर सी बात है कि समवर्ती लिस्ट में ये आ रहा होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपदा के समय सूचना का सबसे विश्वसनीय स्रोत किसे माना जाता है? तो गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा दी जाने सूचना को सबसे विश्वसनीय माना जाता है। तो सरकारी एजेंसी जो इन्फॉर्मेशन देती हैं आपदा के समय, उन्हें ही फॉलो किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP। ठीक है,
तो इस वीडियो में हमने 40 MCQs कवर किए हैं। तो आपदा प्रबंधन के ऐसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करा देंगे, जिससे कि इस सेपरेट टॉपिक जो यूपी SSC लेखपाल में ऐड हुआ है इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।